and this is the third part of our discussion on cash flow from operating activities. We have seen that in cash flow from operating activities, we consider the profit which is taken from profit loss account, and we also consider the current assets and current liabilities and adjust the amount of profit for that. Now we'll try to understand in more detail that why we do so. यानी हम करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज को कैश फ्लो की एडजस्टमेंट के लिए प्रॉफिट में ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं. फॉर दिस वी नीड टू हैव टू बैलेंसेस, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ current assets and liabilities and also their closing balance. Opening balance is actually the closing balance of the last year. यानी अगर हम 2019 में अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो 2018 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2019 में ओपनिंग बैलेंस के तौर पे लिया जाएगा. And obviously the closing balance of 2019 will be taken as the closing balance. Now, if the closing balance is more than the opening balance of any current asset or liability, this simply means that there is an increase in that current asset or that current liability. There are two things which we need to keep in our mind. हमने अपनी पिछली discussions में ये बात देखी है कि अगर हम कोई asset खरीदते हैं, which is very much understandable that purchasing an asset actually requires a cash outflow. तो जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो उससे हमारी कैश आउटफ्लो होती है. तो अगर हम कोई करंट एसेट भी खरीदेंगे तो उससे हमारी कैश आउटफ्लो ही होगी. बट देयर आर करंट एसेट्स, फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट अकाउंट्स रिसीवेबल्स. तो क्या कोई बिजनेस अकाउंट्स रिसीवेबल खरीदता है पैसे देके? नहीं, बल्कि अकाउंट्स रिसीवेबल सेल्स के होने से क्रिएट होते हैं. व्हेनेवर देयर इज क्रेडिट सेल्स दैट विल रिजल्ट इनटू अकाउंट्स रिसीवेबल्स. सो व्हेन वी से दैट द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैज गॉन अप, दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ सेल्स व्हिच इज शोन एज इनफ्लो ऑफ द कैश इज नॉट द एक्चुअल कैश इनफ्लो. यानी अगर मैं समझाने के लिए ये कहूँ कि अगर $1,000 की कैश इनफ्लो सेल्स के ज़रिए हुई और रिसीवेबल्स ओपनिंग और क्लोजिंग में बराबर थे, तो इसका मतलब है कि 1,000 ही कैश की शक्ल में हमें मिल गया. लेकिन अगर रिसीवेबल्स का बैलेंस $100 से बढ़ गया तो इसका मतलब है कि उस 1,000 रेवेन्यू या सेल्स में से $100 अभी तक हमें कैश की शक्ल में नहीं मिले. एंड दैट इज वाई इंक्रीज इन द अकाउंट्स रिसीवेबल इज डिडक्टेड आउट ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट. वी टॉक अबाउट इन्वेंट्रीज या स्टॉक्स, जिसे हम कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड. इन्वेंट्री का बढ़ने का मतलब यह है कि हमने जो शुरू में हमारे पास इन्वेंट्री थी उससे ज़्यादा इन्वेंट्री को बढ़ा लिया, लेकिन हम उसको इस ईयर के अंदर सेल नहीं कर सकते. दैट इज वाई द बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री हैज गॉन अप, एंड टू परचेज दैट इन्वेंट्री सर्टेनली वी हैव पेड कैश. तो जब हमारी इन्वेंट्रीज का बैलेंस बढ़ गया है, इसका मतलब है कि हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है और इसीलिए हम इसको अपने प्रॉफिट की फिगर में से माइनस करते हैं. सेम इज द केस विद प्री पेमेंट्स, यानी ये प्री पेड एक्सपेंसेस हैं कि एक्सपेंस जो हमने किया उसकी कुछ अमाउंट जो है वो तो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई, लेकिन वो एक्सपेंसेस जो अभी तक एक्सपेंस में कन्वर्ट नहीं हुए लेकिन इस साल हमने उसके अगेंस्ट कैश पे किया है. सो दिस आउटफ्लो ऑफ कैश इज सो अकॉर्डिंगली डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. ये तमाम करंट एसेट्स तो हम एडजस्ट करते हैं प्रॉफिट की अमाउंट में, लेकिन करंट एसेट्स में एक और करंट एसेट तो कैश भी होता है. लेकिन क्योंकि हम स्टेटमेंट ही कैश के
मूवमेंट इनफ्लो और आउटफ्लो की बना रहे हैं, इसलिए सर्टनली हम कैश के चेंज को रिसीवेबल्स या प्री पेमेंट की तरह से अपने प्रॉफिट के अंदर एडजस्ट नहीं करते। और यहाँ पर एक और बात जो बहुत अहम है वो हमें जहन में रखनी चाहिए कि जब हम कैश का वर्ड बोलते हैं तो इससे मुराद सिर्फ कैश इन हैंड नहीं होता, बल्कि इससे मुराद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड ऑल दोज कैश इक्विवेलेंट्स विच मे बी रिगार्डेड एज कैश। सो ये जो टोटल अमाउंट हमारे पास है, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक एंड द कैश इक्विवेलेंट इज देन टर्म्ड एज कैश, और इसको हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में कंसिडर करते हैं। इसी तरह अगर हम करंट लायबिलिटीज के चेंज को देखें कि ओपनिंग बैलेंस से अगर करंट लायबिलिटी बढ़ गई है क्लोजिंग बैलेंस में, तो इसका मतलब यह है कि कोई एक्सपेंस था या कोई कॉस्ट थी जिसको हमें कैश की शक्ल में पे करना था, लेकिन वो लायबिलिटी के बढ़ने की वजह से कैश की शक्ल में पे नहीं हुई। यानी अगर हमने गुड्स खरीदे थे और उसके अगेंस्ट हमने कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स के अगेंस्ट कैश नहीं पे किया होगा, तो हमारे अकाउंट पेएबल बढ़ जाएंगे। तो अकाउंट पेएबल का बढ़ना असल में हमें ये बता रहा है कि कुछ अमाउंट की कैश आउटफ्लो नहीं हुई है जिसको हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अपनी कॉस्ट के अंदर आउटफ्लो के तौर पर लिया हुआ है। तो इसलिए हम इसे प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि आउटफ्लो नहीं हुई है और हमने आउटफ्लो ले ली है, तो हम इसे ऐड कर देते हैं अपने प्रॉफिट की फिगर के अंदर। इसी तरह बाकी लायबिलिटीज यानी नोट्स पेएबल और एक्रूड एक्सपेंसेस का भी यही ट्रीटमेंट है। एक्रूड एक्सपेंस का मतलब क्या है कि एक अमाउंट जो एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट लॉस में आ गई है और ये एज्यूम किया जा रहा है कि उससे कैश आउटफ्लो हुई होगी, लेकिन उससे कैश आउटफ्लो नहीं हुई क्योंकि एक्सपेंस पेएबल या एक्रूड एक्सपेंस का बैलेंस बढ़ गया है। तो जितनी इंक्रीज हुई है उतनी कैश आउटफ्लो ना होने की वजह से हम उसे एडजस्ट करते हैं और प्रॉफिट की अमाउंट को बढ़ा देते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि अगर लायबिलिटीज बढ़ गई हैं तो कैश आउटफ्लो नहीं हुई, जो कि हमने पहले एक्सपेंस कैलकुलेट करते वक्त सपोज की थी कि हो गई है, तो उसको ऐड बैक कर लें। और अगर करंट एसेट्स बढ़ गए हैं तो इसका मतलब है कि हमने ये सपोज किया था कि इससे हमें कैश इनफ्लो हो गई थी लेकिन नहीं हुई है, तो हम इसको माइनस कर लें। सो इन नटशेल वी कैन से दैट इंक्रीज इन current assets is deducted from the profit and increase in current liabilities is added in the amount of profit, and the opposite of that can also be considered likewise. Short-term financing, which may be a loan or any other form of financing that we have taken for short-term, is not taken in the cash flow from operating activities, और इसको हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर लेकर जाते हैं, और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से जो इनफ्लो या आउटफ्लो होता है उसको हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंसिडर करते हैं, विच इज एक्चुअली द थर्ड पार्ट ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट।